बच्चों 18 फरवरी को हिंदी, 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान को हुए पेपर की अपार सफलता के बाद आज हम जारी कर रहे हैं 21 फरवरी वाला गृह विज्ञान का पेपर। अपार सफलता इसलिए हमने बोला क्योंकि हिंदी का पेपर जो यूपी बोर्ड का खुला तो सारे वो प्रश्न आए जो हमने अपने बच्चों को इसी जनवरी मंथ में तैयार कराए थे। इसी तरह सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसके भी सेम टू सेम क्वेश्चन आए जो हमने लास्ट के सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर तैयार कराए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम गृह विज्ञान का पेपर जारी कर रहे हैं। आप इसके सभी इम्पोर्टेंट 20 MCQ और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लिखने वाले इम्पोर्टेंट वो आप तैयार कर लें। यहाँ पे हम आपको उनको समझा रहे हैं और हमारे यस कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड और एग्ज़ाम्स के बाद की भी जो नोटिफिकेशंस हैं और इन्फॉर्मेशंस हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं गृह विज्ञान के सबसे पहले यूपी बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि जल से फैलने वाले रोग हैं। पेचिश, ये भी जल से फैलती है। ठीक है, अगर जल दूषित है, जल में कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं तो पेचिश होती है। अतिसार भी जल से फैलती है। हैजा, जिसको कॉलरा कहते हैं, ये भी जल से फैलने वाली बीमारी है। तो ये तीनों जो है जल से फैलने वाली बीमारी हैं, इसीलिए जल स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। तो तीनों इसलिए हम उपयुक्त सभी डी वाले को टिक करेंगे। OMR शीट पे इसमें डी वाला जो है वो सर्कल जो है हम फिल करेंगे, भरेंगे। दूसरा है क्षय रोगी को भोजन दिया जाता है। तो क्षय रोगी को जो भोजन दिया जाना चाहिए, क्षय का मतलब होता है टीबी वाले बीमारी को प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। तो इसका ए वाला आपका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, पानी। तो बी वाला आपका करेक्ट है। चौथा है डेंगू फैलता है। तो आप सभी जानते हैं डेंगू बीमारी जो है मच्छर से फैलती है, तो इसका ए वाला सही है। और अगर कभी पूछा जाए किस मच्छर से फैलती है तो उस मच्छर का नाम है एडीज़, और ये मादा मच्छर होती है। कैसी होती है? मादा मच्छर। तो एडीज़ मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू रोग फैलता है। तो इसमें ए वाला आप फिल कर देंगे जब भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, लिखा है किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है ये गुर्दे में होता है, और गुर्दे को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृक्क कहा जाता है। तो इसका जो है ये वृक्क वाला सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वो 24 होती है। तो सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि आँख की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो बच्चों आँख की सुरक्षा के लिए विटामिन ए जो है ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपकी विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है। तो सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत नमक है। इसीलिए जब भी बीपी कम होता है तो लोग नमक और शक्कर जो है हल्का सा मिक्स करके खा लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लौह तत्व की कमी से मतलब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। इसीलिए एनीमिया जब खून की कमी होती है तो आयरन की गोली दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा जो है ये लगभग 9 कैलोरी देता है, तो इसका डी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 ये, तो इसको कहा जाता है राइबोफ्लोविन, इसका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी में जो मजबूती होती है वो कैल्शियम के कारण होती है, इसीलिए जब हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की टेबलेट खाने को लिखते हैं, तो इसका सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है ये दालें हैं, दाल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, नाड़ी की गति, नाड़ी का मतलब पल्स, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप बुखार चेक कराते हैं, फीवर चेक कराते हैं तो डॉक्टर पल्स पकड़ के देखता है कि पल्स क्या चल रही है। तो अगर आपको फीवर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी पल्स की गति जो है वो 72 से 80 प्रति मिनट होती है, तो इसका ए वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो अतिसार में रोगी को तरल भोजन देना चाहिए, ठीक है, तरल का मतलब पतला, खिचड़ी वगैरह भी इसी में आती है सब। 19 में शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब भी बुखार होता है आप टेम्परेचर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का, तो इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, डबल रोटी और बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो डबल रोटी और बिस्किट बनाने की विधि को बेकिंग कहते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए खंड बा जो आपका है ये 50 अंक का होता है, ये हमने लिख दिया है कि प्रश्न कितने हैं, शब्द कितने शब्दों में उस प्रश्न को लिखना है, हर प्रश्न के अंक कितने हैं और टोटल कितने बनते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 से 26 जो है ये आपकी होती है अति लघु उत्तरी, 21 से 26 तक, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 प्रश्न, और इनका आंसर आपको देना है सिर्फ 25 शब्दों में। एक प्रश्न के 2 अंक होते हैं, तो यहाँ से 21 से 26 में 6 प्रश्न बने, तो 6 दूना आपके 12 अंक ये हो गए। फिर प्रश्न संख्या 27 से 31 जो है इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं ये? लघु उत्तरीय। और ये कैसे हैं? 21 से 26 ये हैं अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय आप क्वेश्चन बैंक वगैरह में याद करते होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये 27 से 31 तक ये प्रश्न आपके बनते हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 5 प्रश्न, हर प्रश्न के 4 नंबर, तो 5 चौको 20, यहाँ से आपके 20 अंक हो जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 32 से 34 यानी 32, 33, 34 3 प्रश्न, हर प्रश्न होता है 6 अंक का, तो 36 की हो गया आपके 18 अंक। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये जो 3 प्रश्न होते हैं 32, 33, 34 ये कैसे प्रश्न होते हैं? आपके दीर्घ उत्तरीय, और इनका आंसर आपको लिखना होता है 100 शब्दों में। तो 20, 12, 18 जोड़ दो तो ये 50 अंक आपके हो जाते हैं, 20 आपके बहुविकल्पी हो जाते हैं, तो 50 + 20 ये 70 अंक का पेपर आपका पूरा हो जाता है। तो खंड बा का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका लिखा है, चेक कितने प्रकार के होते हैं उनके महत्व लिखिए। लिखना है सिर्फ आपको 25 शब्दों में, बिल्कुल छोटा सा। तो ये आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पे। आप लिखेंगे चेक जो है ये बैंक द्वारा जारी एक लिखित आदेश है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा घर में चेक बुक होती है, तो ये चेक बुक इस टाइप में होती है जैसे ये बनी है, ये बस इतने साइज की ये एक कॉपी होती है। अब मान लो किसी आदमी को हमको 50,000 रुपया देना है, कितना देना है? 50,000। तो हमें उसे बैंक से नगद रुपया निकाल के देने की जरूरत नहीं है, हमने चेक के एक पन्ने पे लिख दिया कि जिसको देना है उसके नाम से कि 50,000 रुपीज़, अपने साइन कर दिए और चेक का पन्ना फाड़ के उसको पकड़ा दिया, वो जाए अपना बैंक से 50,000 निकाल ले। तो इससे लेन देन में आसानी रहती है, खतरा नहीं रहता है, और हमको भी नगद उसे देना नहीं पड़ता है। और जब हम चेक देंगे पूरा का पूरा एक प्रूफ रहेगा, सबूत रहेगा। तो वही लिखा है, चेक बैंक द्वारा जारी एक लिखित आदेश है जो मुख्य रूप से 6 या 7 प्रकार के चेक होते हैं। उनके नाम क्या हैं? बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, अकाउंट चेक, पेई चेक, क्रॉस चेक, पोस्टेड डेटेड आदि इस टाइप के होते हैं। इनका महत्व सुरक्षित, विश्वसनीय और रिकॉर्ड आधारित नगद रहित का मतलब कोई पैसा नहीं देना, लेन देन करने में है, जो धोखाधड़ी को क्या करता है? कम करता है। बस इतना लिख दीजिए आप बना के, आपके
2 अंक जो है यहाँ से क्वेश्चन 21 के पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अस्थिभंग तथा मोच में क्या अंतर है। अस्थिभंग का मतलब हड्डी का टूट जाना, और मोच आप जानते हो सिर्फ मोच, इन दोनों में क्या अंतर है। इसका भी आंसर आपको देना है सिर्फ 25 शब्दों में। तो आप आंसर यहाँ पे लिख दिया हमने। लिखेंगे अस्थिभंग में हड्डी टूटती या चटकती है, जबकि मोच जोड़ों के लिगामेंट या नरम ऊतकों में खिंचाव या फटने के कारण होती है। अस्थिभंग में एक्सरे की जरूरत होती है, जबकि मोच आमतौर पर RICE से ठीक हो जाती है। इतना लिख देंगे, आपके 2 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। तो ये भी सिर्फ आप 25 शब्दों में इसका आंसर लिख देंगे। आंसर में आप लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में औद्योगिकरण, वाहन धुआं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरक मतलब खाद का प्रयोग, और कूड़े कचरे का अनुचित निपटाना। अनुचित का मतलब जहाँ लोग पाते हैं वहीं कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, निपटाना शामिल है। कल कारखानों मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और रसायन वायु और जल को क्या बना देती है, विषैला बना देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये लिखा हुआ है कि भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। मतलब भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है, खराब क्यों हो जाता है, जहरीला क्यों हो जाता है। तो हेडिंग डालोगे भोजन विषाक्तता का कारण। आंसर में लिखोगे भोजन, खाद्य का मतलब भोजन जो विषाक्तता है, ये भोजन में बैक्टीरिया और वायरस के प्रवेश करने के कारण होती है। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण भी हो सकती है। खाद्य विषाक्तता को भोजन जनित बीमारी भी कहा जाता है। इतना लिख देंगे, यहाँ से भी आपके 2 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार आता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक थर्मामीटर खरीद लो और डेली अपना ताप जो है नोट करो सुबह शाम का, और 4-5 दिन बाद दिखाओ, तो उससे बीमारी का अंदाज़ा लगता है। तो ये 25, 26 भी, ये भी 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं 25 शब्दों में लिखने के लिए। तो आंसर यहाँ पे लिखा है, जब भी आपसे पूछा जाए तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, तो आप लिखोगे तापक्रम चार्ट बनाना स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और औद्योगिक प्रक्रियाओं की सटीक निगरानी के लिए आवश्यक है। यह समय के साथ तापमान के उतार चढ़ाव को विजुअल रूप से देखता है, जिससे बीमारी के पैटर्न, ओव्यूलेशन या मशीनरी में खामियों का जल्द पता लगाकर सही निदान और समय पर उपाय करने में मदद मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, एक आदर्श रसोई घर क्या है। अच्छा रसोई घर क्या होता है। तो आंसर आप लिखेंगे स्वच्छ, सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और कार्यात्मक हो। रसोई घर कैसा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, सुव्यवस्थित हो, ये नहीं बर्तन इधर उधर सब फैले पड़े हो, सामान फैला पड़ा हो, सुरक्षित हो और कार्यात्मक हो, सही से काम करता हो। जहाँ खाना पकाने की प्रक्रिया सुगम हो, सुगम का मतलब आसान हो। यह एर्गोनॉमिक डिजाइन पर आधारित होता है, जिसमें वर्कटॉप, स्टोरेज और उपकरणों की सही व्यवस्था होती है। साथ ही इसमें उचित वेंटिलेशन मतलब हवा क्रॉस होने की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और वास्तु का मतलब दक्षिण पूर्व दिशा होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 से आपके शुरू हो रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये 27 से 31 तक सभी प्रश्न जो हैं इनका 50 शब्दों में उत्तर देना है, और हर प्रश्न के आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन 27 है, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। वृक्षारोपण कितने लाभ लिखना है हमें, 4 लाभ। तो हम लिख देंगे इस तरह, हेड डालेंगे वृक्षारोपण के 4 मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। पहला, स्वच्छ वायु। भाई पेड़ लगाने से हमें क्या मिलती है, साफ हवा मिलती है। क्यों लिखा है, पेड़ CO2 सोखते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा शुद्ध होती है। नंबर 2 पे हेडिंग डालोगे पर्यावरण संतुलन। इसमें लिखोगे ये तापमान कम करते हैं, छाया देते हैं और वर्षा लाने में सहायक है। पेड़ जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही छाया मिलेगी, वर्षा होगी और टेम्परेचर भी कम होगा, गर्मी कम होगी। नंबर 3 मृदा संरक्षण। मृदा कहते हैं मिट्टी को, इससे मिट्टी की सुरक्षा होती है। कैसे कि जड़ें मिट्टी को बांधकर कटाव रोकती हैं। पेड़ की जड़ें जो है वो मिट्टी को रोक लेती हैं, ठीक है, बारिश में कटने नहीं देती मिट्टी को।
चौथा फायदा है पेड़ों से वन्य जीव आश्रय। ये पशु पक्षियों को घर और भोजन प्रदान करती हैं। भाई पशु पक्षियों को भोजन कहाँ मिलता है? जंगल में ही तो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, लिखा है भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो नंबर 1 पहली हेडिंग डालोगे पाचन सुगम बनाना। पकाने से भोजन नरम और चबाने में आसान हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। दूसरी हेडिंग डालोगे सुरक्षा व स्वाद। उच्च तापमान कीटाणुओं को नष्ट कर भोजन को कीटाणु रहित और खाने के लिए सुरक्षित बनाता है। साथ ही यह स्वाद और सुगंध को बढ़ाता है। ये भोजन पकाने का फायदा है, वरना खाने को तो आप कच्चा भी खा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि घर में सिलाई करने से क्या लाभ है। तो आंसर आप लिखोगे कि घर में सिलाई करने से पैसों की बचत होती है और पुराने कपड़ों को नया रूप दिया जा सकता है। यह एक रचनात्मक शौक़ है। ये आप सिलाई करते हैं तो इससे आपका काम भी होता है और घर बैठे शौक़ भी पूरी होती है, जो मानसिक तनाव कम करता है। जाहिर है लेडीज़ जब कपड़े सिलने में लगी रहेंगी तो उनको किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होगा, ध्यान बटा रहेगा। मन को शांत रखता है और एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अगर आप बाहर वालों के भी सिलोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे और घर बैठे अतिरिक्त आय का अच्छा साधन बन सकता है। मुख्य लाभ क्या है? बचत और रचनात्मकता। कपड़े सिलने व सुधारने से पैसे बचते हैं और पसंद के डिजाइन बनते हैं। दूसरा फायदा है मानसिक शांति। रचनात्मक कार्यों से तनाव कम होता है और एकाग्रता में सुधार होता है। ठीक है, तो चाहे आप ये लिख दो और यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, चाहे ये न लिखो तो आप ये लिख दो। अगला है आय का साधन। घर बैठे कपड़े सिलकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। अब चूँकि आपको जो 27 से 31 तक आंसर देने हैं वो 50 शब्दों में देने हैं, तो इतने से 50 शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12 18 24 30 करीब 35 शब्द इसमें बन जाते हैं। थोड़ा ये लिख दोगे 50 से 2-4 शब्द ज़्यादा हो जाएंगे, अच्छी बात हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 जो लिखा है निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ये उसका आंसर लिखा है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो निर्जलीकरण का अर्थ शरीर में पानी और तरल पदार्थों की कमी होना है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर में पानी का सेवन पसीने, मूत्र या उल्टी दस्त के रूप में होने वाली पानी की हानि से कम होता है। इससे शरीर के सामान्य कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और थकान महसूस होती है। ठीक है, जब आप जो है पानी का सेवन कम करेंगे, ठीक है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर में पानी का सेवन पसीने, मूत्र या उल्टी दस्त के रूप में होने वाली पानी की हानि से कम होता है। ठीक है, मान लो आप पानी पीते हैं और आपको उल्टी हो जाती है, दस्त आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेशाब आती है, तो फिर पानी पीते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये आप लिख देंगे, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, ये आपका 31 का आंसर है। किसका आंसर है जो लिखा है हमने? 31 का। और क्वेश्चन 31 आपका है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। देखिए जो सूरज होता है आपका, तो सूरज से क्या निकलती है? रोशनी। अब ये सूरज से रोशनी जो है ये कहाँ आती है? हमारी पृथ्वी पर आती है। कहाँ आती है? पृथ्वी पर। तो सूरज में एक किरण होती है जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। ये सूरज से निकलती है, जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस। तो यहाँ पे सूरज के पास वायुमंडल में ये सब बीच में गैप है, जब सूरज से रोशनी आती है, वायुमंडल है, तो यहाँ पे क्या होती है? ओजोन की परत होती है। किसकी परत होती है? ओजोन की। तो ये ओजोन की परत क्या करती है कि जो सूरज से लाइट आ रही है, किरणें आ रही हैं, इनकी अल्ट्रा वायलेट किरणों को ये रोक लेती है या बहुत ना के बराबर क्रॉस होने देती है। तो इससे क्या है, हमारा शरीर जो है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है बहुत हानिकारक होती हैं। इससे शरीर की स्किन जल सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। तो वही लिखा है आंसर में कि ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित एक सुरक्षात्मक ढाल है।
इसका मुख्य महत्व सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना है। अगर ये किरणें आईं तो इससे क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा और डीएनए को नुकसान पहुंचेगा। बस इतना लिख देंगे, बहुत है। आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि विनाश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे आएंगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ेगा, कृषि पर गलत प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे लिए विनाशकारी होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, 32, 33, 34, और हर क्वेश्चन का आपको 6 अंक मिलेगा। ठीक है, तो जैसे 32 क्वेश्चन लिखा है, 32 नंबर पर सिलाई किट किसे कहते हैं? इसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, बहुत सारी हैं, किसी से भी आप जहाँ से ईजी लगे वहाँ से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसको हम नहीं लिख रहे हैं। अथवा करके 18 वर्ष के लड़के के पायजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर देंगे, इसलिए दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, स्वतंत्र तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। या जल का संगठन क्या है? जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। ये भी दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके पेपर में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है, तो इनके आंसर आप अपने जो भी क्वेश्चंस बैंक वगैरह हैं उनसे तैयार कर लीजिए। सारे क्वेश्चन ये, बाकी के आंसर हमने खुद लिख दिए हैं। आराम से जाइए और इनको देख के जाइए, और पूरा आपका ग्रह विज्ञान का पेपर 70 में से 70 अंक बड़े आराम से आप इसको करके आएंगे कल के पेपर में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने हिंदी का पेपर बनाया वो भी पूरा का पूरा फंसा है, और सामाजिक विज्ञान का भी वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको तैयार कराए थे। ठीक है, इसलिए चैनल यस कोचिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो आप तक हर नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहेगी। सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी आपको क्या करना है, कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए, हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।